नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विदार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि हम आपको पॉलिटी क्लास देते हैं, हम आपको पॉलिटी क्लास आपको पढ़ाते हैं और आप मेरे साथ पॉलिटी क्लास काफ़ी मज़े से और पढ़ते चले आ रहे हो। हम भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते चले आ रहे हैं और आज हम जो पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य ये भाग 11 और 12 केंद्र भाग 11 और 12 में जो आर्टिकल 245 से लेकर 293 तक दिए हैं, हम उन्हीं को जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उन्हीं को हम देखेंगे अच्छी तरीके से। वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं आगे। पहला जो पहली जो लाइन है वो बताते हैं कि देखो, भारत सरकार की संघीय प्रशासन प्रणाली, भारत की संघीय शासन प्रणाली वो कहां से ली गई है? वो कनाडा देश से ली गई है। भारत की संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? कनाडा देश से ली गई है। ठीक है। और संघीय प्रणाली मतलब चलाने की प्रक्रिया ये कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और दूसरा पॉइंट है समवर्ती सूची विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। कोई भी कानून बना सकता है। किस पे? समवर्ती सूची विषय पर। एक होती है संघ सूची विषय, एक होता है राज्य सूची विषय, एक समवर्ती सूची। ऐसे करके तो देखो, संघ सूची पे तो कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। राज्य पे कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची पे दोनों में से कोई से बना सकता है। केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। इसमें कानून बना सकते हैं। ठीक है। केंद्र और राज्य संबंध 7वीं अनुसूची विषय में। केंद्र और राज्य संबंध कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, जो मैं पहले ही आपको बता दिया। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि केंद्र राज्य संबंध कौन से अनुसूची में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आता है, वनडे एग्जाम में अक्सर करके पूछ लेते हैं। जो वनडे एग्जाम को हम ध्यान में रख के ये चीजें करा रहे हैं कि केंद्र और राज्य संबंध समवर्ती सूची कौन से विषय में? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। आगे, केंद्र राज्य संबंधों पर 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य संबंधों के लिए 1971 में ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस वजह से मैंने डाल दी यहाँ पे। राजमन्नार समिति किसके लिए गठित की गई थी? केंद्र और राज्य संबंधों के लिए राजमन्नार समिति गठित की गई थी 1971 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियो एवं दूरदर्शन पर राज्य कर लगाता है। ये क्वेश्चन आया है, ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है। इस वजह से मैंने इसमें ये डाल दिया है कि रेडियो एवं दूरदर्शन पर राज्य क्या लगाता है? राज्य अपना टैक्स लगाता है। रेडियो एवं दूरदर्शन पर कौन टैक्स लगाता है? राज्य टैक्स लगाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन आर्टिकल 245 आर्टिकल 246 के तहत होता है। केंद्र को कौन कौन सी शक्ति है, राज्य को कौन कौन सी शक्ति है, ये आर्टिकल 245 के और 246 के तहत होता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, वो अंतरराष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अंतरराज्यीय लोग ऐसे क्या समझेंगे? अंतरराष्ट्रीय समझेंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन से होगा? ये अंतरराज्यीय, दो राज्यों की बात की जा रहा है। अंतरराज्यों का परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सरकारी आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखा गया है, वनडे एग्जाम में, कि जो सरकारी आयोग है उसका गठन 1983 में किया, मार्च 1983 में किया गया था। ये किया क्यों गया था? केंद्र और राज्यों के संबंध के लिए किया गया था, बंटवारों के लिए, शक्तियों का बंटवारे के लिए केंद्र और राज्यों के किसका आयोग, वो किसका किया गया था? सरकारी आयोग। ये काफी क्वेश्चन कई बार देखा गया है, इस वजह से जो इंपोर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। केंद्र सरकार जल विवादों का समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करती है। जब दो राज्यों में जल विवाद हो जाए, नदी का विवाद हो, कावेरी विवाद सुना होगा आपने, कोई 3 राज्यों में विवाद चल रहा है, उसके लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है। ये देखते हैं स्पेशल अंतरराज्यीय विवादों को, जो जल विवाद होते हैं उनके लिए क्या देखते हैं? ये देखते हैं न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। किसने की है? केंद्र सरकार ने की है। अब आगे हम देखते हैं इसमें जो संबंध में विधायी संबंध, विधायी मतलब कानून के संबंध, कि कौन सा कानून कब लागू होगा, कौन सा कानून क्या नहीं होगा। जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, वो मैंने लिख दिए। अब हम देखें, एक को हम देख के बताते हैं। आर्टिकल 245
आर्टिकल 245 संसद और राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। देखो पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो सारे का, जिससे आपको कोई मैं साइड से हो गया स्क्रीनशॉट लो आप पहले। चलो ठीक है, देखो आर्टिकल 245 है। आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। यानी संसद और राज्य विधायिका द्वारा, संसद हो या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। क्या क्या कानून मतलब कानून बनाएगा उसका विस्तार करना, ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 देखो ये दी है शक्तियों का विभाजन, वही चीज है ना, वो लिख दी है। संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून, वो चीज मैंने यहाँ पे खोल दी है इस वजह से कि आपको समझ में आ जाए कि कुछ संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानून बनाने पड़ जाते हैं। वो किसमें बोली गई? आर्टिकल 246 में। और आर्टिकल 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालय गठन संसद की शक्ति। आर्टिकल 247 में ये बात बोली गई है, कुछ निश्चित अतिरिक्त मतलब कुछ निश्चित करके अतिरिक्त जब न्यायालय के गठन की बात की है वो कौन करता है? संसद की शक्ति होती है। ये किसके पास होती है? संसद के पास शक्ति होती है। किसके पास? संसद के पास शक्ति होती है। अब आर्टिकल 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर संसद की शक्ति। यानी अगर देश में अगर आपातकाल लगा हुआ है, राज्य में अगर आपातकाल लगा हुआ है तो उस पर राज्य सूची विषय पर संसद की शक्ति हो जाती है। यानी संसद उस पर क्या कर सकता है? संसद उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर संसद की शक्ति। जब आपातकाल लगा होगा तो राज्य सूची विषय पर किसकी शक्ति चली जाती है? संसद की शक्ति चली जाती है, यानी संघ की। उसी पे संसद क्या बनाएगी? उस पर कानून बनाएगी। आर्टिकल 254 संसद विधि और राज्य विधि। यानी अगर संसद की विधि है और राज्य की विधि है, अगर राज्य की विधि आर्टिकल 254, ये क्या है? आर्टिकल 254 जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं? आर्टिकल 254 शायद नहीं दिख रहा उसमें। आर्टिकल 254 संसद विधि वर्सेस राज्य विधि। यानी अगर संसद और राज्य विधि में दोनों में क्या हो जाए, जैसे राज्य है वो संसद की विधि को क्या करे? उसे विरोध करे, उसका अवरोध करे, नहीं उसका विरोध करे, तो किसकी मानी जाएगी विधि? फिर संसद की विधि क्या होगी? प्रभावी होगी। कहने का मतलब देखो संघ क्या है? संघ तो बड़ा है, पावरफुल है, ताकतवर है। बाबा जैसे घर में बाबा, जैसे आप अपने घर में ले लो, जैसे आपके बाबा हो गए, आपके पापा हो गए। जब आपके पापा और आपके बाबा जी से जब लड़ेंगे तो किसकी ज्यादा प्रभाव होगा? बाबा का प्रभाव होगा। अगर जैसे आपके पिताजी उसके मतलब विरोध में जा रहे हैं बाबा के, तो किसका प्रभाव होगा? आपके दादाजी का प्रभाव होगा। ये चीज है कि संसद विधि वर्सेस राज्य विधि में कौन सी विधि भी लागू होगी? संसद की विधि लागू होगी या प्रभावी होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रशासनिक संबंध पर। किस पे आते हैं? प्रशासनिक संबंध को हम पढ़ेंगे। अब जैसे आर्टिकल 257 में क्या बोला गया है? राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। इस तरीके से देखो राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण में, अगर राष्ट्र के महत्व के संरक्षण के संदर्भ में बात की जाए तो संघ का राज्य पर क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। संघ का राज्य पर क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। अगर राष्ट्र की महत्व के संरक्षण की बात की जाए तो किसका? संघ का राज्य पर क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 257 में ये बात बोली गई है। आर्टिकल 260 में बोली गई है भारत से बाहर क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। भारत के बाहर बात की जाएगी तो किसका अधिकार होगा? संघ का अधिकार होगा। भारत के जैसे बाहर जाओगे, भारत के सीमा से बाहर जाओगे तो किसकी बात की जाएगी? भारत से बाहर संघ के अधिकार, उस पर किसका अधिकार होगा? संघ का अधिकार होगा। अब आते हैं आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 में क्या बोला गया है? अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के हल करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया। वो ये चीज मैंने यहाँ बताई थी, केंद्र सरकार द्वारा जल विवादों के समाधान के न्यायाधिकरण की स्थापना। तो आर्टिकल 262 में ये चीज, ये कई पेपरों में देखा गया है, डायरेक्ट आर्टिकल बोला गया है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के लिए कौन से आर्टिकल दिया गया है संविधान में? तो आर्टिकल 262। क्या बोला गया? आर्टिकल 262 बोला गया है। तो ये अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के हल करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन करते हैं। अब आते हैं आगे वित्तीय संबंध। किस पे आते हैं? वित्तीय संबंध। प्रशासनिक संबंध तो आप समझ ही गए होंगे, चलाने की रूपरेखा। वित्तीय संबंध पैसे के रिगार्डिंग। ठीक है, पैसे के लिए पैसे की बात की जाएगी। अब पैसे के लिए क्या वित्तीय संबंध में देखते हैं आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 में
आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। आर्टिकल 267 में क्या बोला गया है, इमरजेंसी फंड के बारे में बात की गई है, आकस्मिक निधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आर्टिकल 267 केंद्र द्वारा लगाए गए, केंद्र द्वारा क्या गए, लगाए गए, लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित, केंद्र द्वारा लगाए गए कर, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं कर, लेकिन वो राज्य सरकार उसे एकत्रित करती है, उसका विनियोजित करती है। किसमें, आर्टिकल 268 में। आर्टिकल 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, जैसे कुछ राज्य हैं जैसे गरीब हैं, तो जैसे चीजें दी जाती हैं किसी को, वो तो दी जाएगी, लो लो लो, ये सभी का बंटवारा होता है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, जैसे कोई जैसे आप इस तरीके से देख लो, जैसे आपके बाबा जी हैं, उनके 4 लड़के हैं, अगर कोई बच्चा उनका गरीब है, जैसे 3 बच्चों की क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति सही है, एक बच्चा उनमें गरीब है, तो उसे वो कुछ अपने अनुदान दे देते हैं, उसे कुछ स्पेशल पैसे दे देते हैं, जिससे उनकी वो बराबरी में आ जाए, ये चीज है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, आर्टिकल किसमें दिया गया है, 275 में। आर्टिकल 281 में क्या बोला गया है, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। वित्त आयोग की सिफारिशों को कहाँ, संसद के समक्ष रखा जाना, कि कौन कौन कितने कितने पैसे मांग रहा है, ये कहाँ रखाए जाते हैं, संसद के समक्ष रखे जाते हैं। अब आर्टिकल 285 संघ की संपत्ति को राज्यों के टैक्स से छूट, इस तरीके जैसे राज्य अपना टैक्स लगाता है, संघ अपना टैक्स लगाता है, तो आर्टिकल 285 में ये बात बोली गई है, संघ की इस संपत्ति को राज्यों के टैक्स से छूट। जैसे कोई संघ की संपत्ति है, वो राज्यों से क्या है, राज्यों में जो टैक्स लगा रहे हैं उससे क्या दी गई, छूट दी गई है, जिससे वो टैक्स ना लगाए, किस पे, केंद्र की संपत्ति पे। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, वही चीज कि राज्यों की संपत्ति को कौन से छूट, केंद्र के टैक्स से छूट मिले, ये बात किसे बोली गई है, आर्टिकल 289 में बोली गई है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। केंद्र और राज्य संबंध यहाँ हो गया। अब कल आपको अगली क्लास मिलेगी, तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करें, जो पिछली क्लास है उन्हें देखें, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, टारगेट विद आरके चैनल को, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को थोड़ा इधर उधर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, जिससे हमें भी थोड़ी ऊर्जा मिले, जिससे हम आपको प्रॉपर और भी क्लास देने की कोशिश करें। तब तक के लिए आप यहीं हमारा साथ रखें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।